नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। इसी कड़ी में हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि हम इस साल भारत के अमर फिल्मकार गुरुदत्त की जन्म शताब्दी के सिलसिले में उनकी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आप अगर लगातार हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हम प्यासा और कागज के फूल, जो कि उनकी दो बहुत चर्चित फिल्में हैं, जिनको कि विश्व सिनेमा के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में जगह दी गई है, उन पर हम बातचीत कर चुके हैं। और आज उस कड़ी में हम उसी त्रयी की यानी प्यासा और कागज के फूल के साथ एक और फिल्म जिसका कि नाम विश्व सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो चुका है गुरुदत्त की फिल्म के तौर पर, उसका नाम है साहब बीबी और गुलाम। तो आज हम साहब बीबी और गुलाम के बारे में बात करेंगे। ये साहब बीबी और गुलाम फिल्म जो है वो बांग्ला उपन्यासकार बिमल मित्र के उपन्यास पर बनी थी, जिसका कि नाम था साहब बीबी और गुलाम। और ये जमींदारी का जो समय था 19वीं शताब्दी का, जो अंतिम समय आप कह सकते हैं, उस वक्त की कहानी है कि कैसे बंगाल के इलाके में जो जमींदारी का जो हाल था उसमें जो एक मॉरल डिके हो रहा था और एक तरीके से जमींदारी व्यवस्था खत्म भी हो रही थी, लेकिन किस तरह से वहां के लोग जो जो जमींदार थे वो किस तरह से अय्याशी में डूबे हुए थे और उस अय्याशी में डूबे होने की वजह से उनकी अपनी जिंदगी जो थी उस पर जो असर पड़ रहा था, उसके साथ साथ जो उनके इर्द गिर्द का जो पूरा माहौल था, खासतौर से परिवार की महिलाओं का जो उसके प्रति उनके प्रति जो उनका एक व्यवहार था, एक पूरा सामंती व्यवहार था, उसका चित्रण इस उपन्यास में है। और उसी उपन्यास को गुरुदत्त ने अपनी इस फिल्म का आधार बनाया। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने नहीं किया, उनके जो बहुत मित्र, कहना चाहिए काबिल मित्र, बहुत अनंत सहयोगी उनके जो थे, अनंत सहयोगी अबरार अलवी, जो कि उनकी फिल्मों के डायलॉग राइटर भी थे, उनको उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। क्रेडिट्स में उन्हीं का नाम जाता है, लेकिन तमाम लोग आज भी ये मानते हैं कि इस फिल्म का जो निर्देशन है, जो इस फिल्म का पूरा ट्रीटमेंट है, उस पर गुरुदत्त के काम की छाप दिखाई देती है। तो ये फिल्म जो है, ये फिल्म किस तरह से और क्यों आज भी जो है वो एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है, क्यों हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास में इसको एक मील का पत्थर माना जाता है। मीना कुमारी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का। ये फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सम्मानित हुई थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर। और अबरार अलवी को इसके लिए फिल्म डायरेक्शन के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला था। ये फिल्म ऑस्कर में भी भेजी गई थी और उसमें क्या कहानी हुई थी इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल इस पर बातचीत के लिए जो हमारे साथ लोग जुटे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ इस फिल्म पर बातचीत करने के लिए हैं प्रोफेसर इरा भास्कर, फिल्मों की विशेषज्ञ हैं, सिनेमा पर लगातार लिखती पढ़ती रही हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जबरीन पारक साहब हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं, दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं। इंद्रजीत सिंह जी हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के गीत संगीत के पक्ष के बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं, इतिहासकार हैं। कई गीतकारों और संगीतकारों पर इनकी किताबें हैं, चर्चित रहे हैं लेखक के तौर पर। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, दशकों से हिंदी फिल्म समीक्षा कर रहे हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ नंदिता बनर्जी जी भी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं और प्राध्यापक हैं, सिनेमा और संगीत और संस्कृति के सवालों पर लगातार हमारे साथ चर्चा में शामिल होते रही। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आप सबका। इरा जी, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। साहब बीबी और गुलाम, गुरुदत्त की 3 फिल्मों में ये जो फिल्म है, ये एक तरह से एक आखिरी कड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद गुरुदत्त ने और वहीदा रहमान ने कभी साथ काम नहीं किया। ये 62-63 की बनी फिल्म है और उसके हम जानते हैं कि कुछ ही वर्षों बाद जो है गुरुदत्त का देहांत हो गया था। तो ये फिल्म जो है, इस फिल्म का जो कथानक है और इस फिल्म का आज के दर्शक के लिए क्या महत्व है, आप इसको आज के दर्शक के लिए अगर समझाना चाहें, उसको क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए, सिनेमा समझने के लिए, सिनेमा का पूरा कहना चाहिए कि ग्रामर समझने के लिए और गुरुदत्त की फिल्मोग्राफी समझने के लिए क्यों देखना चाहिए इसको? जी इरा जी। शुक्रिया अमिताभ। ये फिल्म मेरी बहुत चहेती फिल्म है और जैसे कि आपने कहा बिमल मित्र की नॉवल पे है, उपन्यास पे बेस्ड है। और ये भी और जैसा कि आपने कहा, ये फिल्म जो है वो डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम के बारे में है। हाँ,
बट सिर्फ सामंतवाद का पतन के बारे में नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट द इमर्जेंट फोर्सेस, जो इमर्जेंट फोर्सेस जो उभर के आ रही हैं, वो फोर्सेस कौन से हैं, वो ब्रह्मो समाज के साथ जुड़ के मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक युग का की घंटी बजाती है एक तरह से। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास है इसमें, लेकिन दो औरतें हैं इसमें, और फोकस जो है वो दोनों हिस्टोरिकल फोर्सेस के, ऐतिहासिक शक्तियों के को मतलब व्यक्त कर रही हैं। एक मीना कुमारी जो कि शी इन्हें एक फ्यूडलिज्म में जो विमेन का रोल है, जो उनकी स्थिति थी, औरतों की जो स्थिति थी जमींदारी सिस्टम में, फ्यूडल सिस्टम में, उसको भी व्यक्त कर रही है। और वहीदा रहमान उनसे बिल्कुल अलग है, वो मच मोर मॉडर्न, मच मोर आधुनिक काइंड ऑफ रोल है उनका, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आई वुड से कि एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सामंतवाद का पतन एंड मॉडर्निटी का उभरना, ये दोनों इस फिल्म में एक साथ दर्शाया गया है। और ऑफ कोर्स ये बिमल मित्रा के नॉवल से है, लेकिन अगर आप बंगाली वर्जन देखें, इस फिल्म का बंगाली वर्जन देखें एंड कंपेयर इट टू दिस वर्जन, बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क ऑफ कोर्स गुरुदत्त की एस्थेटिक में है, बट इट इज ऑल्सो ये दिखता है कि किस तरह से गुरुदत्त ने बहुत गहराई से इस ऐतिहासिक युग को समझा है और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। और विमेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है अंदर का, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया है। तो एक तो हुआ सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, हिस्टोरिकल रीजन है, लेकिन एस्थेटिक रीजन भी बहुत ज्यादा है कि अगर हम इंडियन सिनेमा को, अगर हम इंडियन सिनेमैटिक ट्रेडिशंस, एंड यहाँ मैं मेलोड्रामा इंट्रोड्यूस करूंगी, कि अगर हम मेलोड्रामा को समझना चाहते हैं तो दो लोग हैं। ऑफ कोर्स हिंदी सिनेमा में, मलयालम सिनेमा में, तमिल में, बंगाली में मेलोड्रामा इज द मेन फॉर्म ऑफ कमर्शियल सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमास, नॉट जस्ट इन इंडिया, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मेन स्ट्रीम फॉर्म मेलोड्रामेटिक होता है। वो अलग विषय है, उसके बारे में बाद में बात करूंगी। और गुरुदत्त की ट्रेनिंग इसी फॉर्म में हुई थी। उन्होंने प्रभात में काम किया, बंगाल के हैं वो, पीसी बरुआ से बहुत इन्फ्लुएंस थे, और उदय शंकर के अल्मोड़ा इंस्टीट्यूट में उन्होंने डांस और म्यूजिक से भी सीखा था। ये सारे एक्सपीरियंसेस से, और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्टर बिफोर बिकमिंग डायरेक्टर, ये सब अनुभव से उन्होंने एक इवॉल्विंग एस्थेटिक, इंडियन फिल्म एस्थेटिक, मेलोड्रामेटिक एस्थेटिक को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इंटरनलाइज कर दिया था। इंटरनलाइज करने के बाद उन्होंने जो उसकी अभिव्यक्ति की है, वो बहुत ही यूनिक और बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। तो फॉर एस्थेटिक रीजंस मैं कहूंगी कि ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक प्यासा एंड कागज के फूल जो आपने मेंशन किया है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स फॉर औरतों का जो किरदार है, और हिंदी फिल्मों का में औरत की क्या स्थिति है, क्या इमोशंस हैं, बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इस पे डिटेल में बात करेंगे, बट ये इसके लिए जेंडर कंसर्न्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड a kind of what I would say a cinematic fullness. So Indian melodramatic tradition, अगर अभी चाहते हैं तो मैं अभी उसका बता देती हूँ। मैं इसके बारे में काफी कुछ लिखा है मैंने, and I think central to the Indian melodramatic tradition is what I have called the heightening and amplification of emotion. Heightening of emotion via camera work, music and song is a key feature of the Indian melodramatic tradition, and Gurudatt's articulation of this form brought to it a balletic fluidity and grace that was beautiful, distinctive, moving. तो ये जो है ना, in many ways Gurudatt की aesthetic जो है, ये you see that in
तीनों फिल्मों में दिखता है, इसमें भी दिखता है। हालांकि अबरार आलवी को डायरेक्ट किए हैं, उनको क्रेडिट भी मिला है, लेकिन अगर आप अबरार आलवी की किताब भी पढ़े जो सत्या शरण ने लिखी है, एंड वेरी जी जी जी, किताब है विमल मित्रा, हाँ विमल मित्रा की बिल्कुल, किताब भी पिछले सभी बारी बारी। और अगर जी ये किताब आप पढ़े तो काफी कुछ जो अबरार आलवी सत्या शरण को कह रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ये प्रोजेक्ट जो थी वो गुरुदत्त की प्रोजेक्ट थी। किताब उन्होंने, नॉवल उन्होंने पढ़ी, विमल मित्रा के पास वो गए, उनको कन्विंस किए ये प्रोजेक्ट के लिए, उनको लेके आए, खंडाला में लोनावला में उन्होंने रखा अपने साथ, स्क्रिप्ट लिखवाई, अबरार आलवी को उसका उर्दू मतलब हिंदुस्तानी ट्रांसलेशन के लिए बुलाए थे। स्क्रिप्ट विमल मित्रा ने फिल्म की लिखी है ये वाली। और so in many ways this project जो है वो गुरुदत्त की प्रोजेक्ट थी। एंड और हमें ये नहीं, और अबरार आलवी भी कहते हैं अपनी किताब में, और बाकी लोगों ने भी कहा है कि उन्होंने सीधे बोल दिया कि गानों को तो मैं डायरेक्ट करूंगा, जितने गाने। एंड ये भी अबरार आलवी कंप्लेन भी करते हैं कि वहीदा को वही डायरेक्ट कर रहे थे, एंड वहीदा को बता रहे थे कैसे करना है। तो थोड़ा सा क्रेडिट उनको मिलता है, उन्होंने भी काम किया, इट्स अ जॉइंट प्रोजेक्ट। जैसे विकी मूर्ति का रोल है उसमें, अबरार आलवी का भी रोल है, डायरेक्शन में भी उनका रोल है, लेकिन प्रोजेक्ट और विजन जो है मैं कहूंगी ये गुरुदत्त की विजन है। जरूर, बिल्कुल। आपने जो कहा है, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं हम जब सेकंड राउंड में बात करेंगे तो जो आपने अभी डिटेल्स इसमें बताई हैं उन पर हम और विस्तार से बात करेंगे। आपने जो चीजें इशारा किया जिनकी तरफ, उस थ्रेड को आगे लेकर के मैं चलता हूँ, मैं अजय जी के पास आता हूँ। अजय जी, जो बात अभी इरा जी ने कही कि काम तो अबरार आलवी का था पर्दे के टाइटल के नाम पर, लेकिन जैसा कि किताबों में लिखा गया, और वो सत्या शरण की किताब और विमल मित्र की किताब दोनों मैंने पढ़ी है इत्तेफाक से, दोनों में यह है कि अबरार आलवी खुद ये कह रहे हैं कि भाई गुरुदत्त से उन्होंने कहा कि ये फिल्म तुमको डायरेक्ट करनी, और जो वहीदा रहमान को लेकर के उसमें कहा कि भाई वो खुद जो है जबा के कैरेक्टर से संतुष्ट नहीं थे और वो वहीदा रहमान के अभिनय से भी संतुष्ट नहीं थे, उनको लगता था कि वो इस रोल में फिट नहीं है। तो इस फिल्म की कास्टिंग की भी एक कहानी, लेकिन जो उससे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, जो बात शुरुआत में इरा जी ने कही थी, ये फिल्म जो है जो इसकी लेगेसी है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है आज के दर्शक के लिए, जो क्योंकि मैं इस चीज को बार बार खींच करके इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि आज का जो दर्शक है, जिसके लिए आज का जो सिनेमा है, क्योंकि उसकी आज सिनेमा की ग्रामर बिल्कुल बदल चुकी है, कहानी कहने का स्टाइल बदल चुका है, लेकिन गुरुदत्त जैसा फिल्मकार जिसको कि पूरी दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मकारों में जगह मिली हो उनकी फिल्मों को, तो उसकी फिल्में देखना और खासतौर से ये 3 फिल्में देखना और साहब बीवी गुलाम देखना, जिसमें कि शानदार संगीत है, मतलब मुजरे वाले गाने हैं, बेहतरीन जो है उसके डायलॉग हैं, इतना शानदार फिल्मांकन है, शुरुआत जहां से होती है वहीं से वो ढहती हुई हवेली से शुरुआत होती है, तो आपको एकदम दिख जाता है कि हाँ भाई हम जो है एक डीके के बारे में बात कर रहे हैं, एक ढहती हुई व्यवस्था के बारे में बात करें। तो वो तमाम चीजें क्या है जो आज के दर्शक से इसको जोड़ती है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा अजय जी, प्लीज। जी जी, नमस्कार आप सभी को। और हीरा जी की तमाम बातों से सहमत हूं मैं। थोड़ी सी असहमति मेरी अबरार आलवी वाले प्रसंग को लेकर है, क्योंकि अबरार आलवी जी से मुझे मिलने का मौका मिला था। किताबों में जो आया है, जो उनकी मंशा थी, जिस ढंग से बातें, फिर उनके भांजे हैं सलीम आरिफ, उनसे भी काफी बातें हुई, तो कुछ चीजें नहीं आज तक की लोगों के सामने। और गुरुदत्त को जिस ढंग से क्रेडिट मिलता है या मिलता जाता है, गुरुदत्त ने तो और भी फिल्म डायरेक्ट की थी, और गुरुदत्त ने और भी फिल्मों का निर्माण किया था। उन फिल्मों का भी क्रेडिट, फिर सीआईडी को भी गुरुदत्त की फिल्म आप कह दें, क्योंकि सीआईडी भी उन्हीं के निर्माण में बनी हुई फिल्म थी। और लगान को फिर किसकी फिल्म कहेंगे? लगान आमिर खान की फिल्म थी कि आशुतोष गोवारिकर की फिल्म थी? लगान में मेन लीड आमिर कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विजन भी उनका है कि इस शो का ऐसे किया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा है। और जो बात छाप की आप कह रहे थे शुरू में, कि भले ही अबरार आलवी ने किया है लेकिन छाप गुरुदत्त की है, तो बहुत ही हल्के स्वर में अबरार आलवी ने इकबाल मसूद के एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप इस छाप को मानते हैं साहब बीवी और गुलाम में, तो प्यासा और कागज के फूल में अबरार आलवी की भी तो छाप हो सकती है ना। ऐसा क्यों हुआ कि जिन जिन स्क्रिप्ट में मेरा सहयोग रहा, वही फिल्में उनकी क्लासिक फिल्में मानी जाती हैं, उसके पहले और उसके बाद की फिल्में नहीं मानी जाती हैं। इन प्रसंगों को, ये थोड़ा अप्रिय प्रसंग है,
लेकिन जिस ढंग से बार बार गुरुदत्त के नाम से जोड़ दिया जाता है साहब बीबी गुलाम को, इसमें ड्यू क्रेडिट डायरेक्टर को नहीं मिलता है, स्क्रिप्ट राइटर को नहीं मिलता है। इससे थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि अब यही इतिहास बन गया है। खैर, इस फिल्म फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर देखें तो ये फिल्म ऐतिहासिक महत्व की फिल्म है, एस्थेटिकली महत्वपूर्ण फिल्म है, कंटेंट के हिसाब से है। इसके पैरेलल में कहीं कोई फिल्म ठहरती है तो वो सत्यजीत रे की जलसा घर ठहरती है। जलसा घर में एक जमींदार के जरिए पूरी कहानी कही गई है। यहाँ जमींदार के साथ साथ एक औरत की भी कहानी है, जो उस जमींदारी प्रथा में वो शिकंजे में कसी हुई है, पिंजड़े में बंद है, जैसा भी आप उसकी सिबली दें। लेकिन जो तकलीफ है, जो मीना कुमारी की तकलीफ है, एक औरत होने की तकलीफ है, एक औरत के सत्ता को स्वीकार करने की, उसके पर्सनालिटी को स्वीकार करने की जो समस्याएं फिल्म के अंदर दिखाई गई हैं, और जिस तरीके से एसर्ट करती है मीना कुमारी, हालांकि कई बार वो फेल होती हैं और अंततः वो, उनको विजयी नहीं कहा जा सकता, वो दुखांत कथा है उनकी, लेकिन जिस ढंग से वो कोशिश करती हैं। और पहली बार उसी घर में दो और बहुएं हैं ना, मझली बहू भी है और बड़ी बहू भी है, लेकिन उन दोनों की तरफ से ऐसा कोई प्रतिकार या असर नहीं है, छोटी बहू की तरफ से है। और इसमें कहीं ना कहीं भूतनाथ बड़ा सहयोगी बनता है उनका। भूतनाथ की बड़ी भूमिका है उसकी अपनी पहचान को दिलाने में, और जिस ढंग से भूतनाथ उनके साथ व्यवहार करता है, मोहनी सिंदूर लाने से लेकर के, और बाद में जब वो शराब पीने लगती है, वहां उनको संभालने की बात हो, वहां भूतनाथ का किरदार बहुत जबरदस्त तरीके से उनके सहयोग में आता है। इस फिल्म को मैं एक दूसरे तरीके से भी देखता हूँ तो मुझे एक अच्छी प्रेम कहानी भी दिखती है ये, जो गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच चलती है। लेकिन चूंकि मामला पूरा मीना कुमारी पर जाके अटक गया है और केंद्रीय भूमिका उनकी थी, इसके लिए उनको पुरस्कार भी मिले और यही चर्चा भी होती है, लेकिन वहीदा रहमान का काम भी इसमें कमजोर नहीं है। इवन गुरुदत्त का काम, गुरुदत्त ने जिस तरीके से उस किरदार को भूतनाथ को जिया है, लोग कह सकते हैं कि वो कैमियो रोल है या बहुत ही गेस्ट रोल है, लेकिन गेस्ट रोल नहीं है, वो बहुत ही अहम किरदार है। भले ही फिल्म की नायिका जो मीना कुमारी वो उसके लिए नहीं है, वहीदा रहमान है, और वो साइड हीरोइन के साथ ही चलते हैं लगातार फिल्म के अंदर। लेकिन वो प्रेम कहानी जिस ढंग से अव्यक्त प्रेम कहानी है, जिस ढंग से उनके प्रेम प्रसंगों को रखा गया है फिल्म के अंदर, बहुत ही भावुक कोमल तरीके से जो गाने दिए गए हैं, गाने तो इनको भी दिए गए हैं, ये सब मिला करके जो एक मेलोडी रचती है। और जो सही कह रही हैं ईरा जी कि इंडियन मेलोड्रामा जो होता है उसका एकदम उत्कर्ष है ये, उसको देखने, पढ़ाने और समझाने के हिसाब से इस फिल्म को हमेशा याद किया जाएगा। मुझे लगता है कि साहब बीबी और गुलाम का पाठ लगातार चलते रहना चाहिए। इस फिल्म के बारे में तिग्मांशु से भी मेरी बात हुई थी और संजय चौहान से भी बात हुई थी। संजय चौहान को ये फिल्म बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने इसको रीराइट किया था और एक गैंगस्टर का एलिमेंट जोड़ा था, और मीना कुमारी तो का प्रसंग तो वैसे ही रखा है, लेकिन थोड़ा बदल दिया है उसको, और गैंगस्टर भी एक नहीं, दो, तीन बन चुकी है। तो इस फिल्म का प्रभाव बाद में एक लेगेसी किस तरीके से आगे चलकर उसको बढ़ाती है और घटाती है, उस हिसाब से भी साहबी और गैंगस्टर का अध्ययन होना चाहिए इस फिल्म के सिलसिले में। तो फिलहाल तो मुझे यही बातें करनी है, और आगे कुछ होता है तो बताता हूँ मैं। आपने बहुत एक दिलचस्प नुक्ता दिया, मतलब आपकी बातचीत से अचानक वो आपने मोहिनी सिंदूर का जिक्र किया, तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौर में हम लोग मोहिनी सिंदूर वाली कहानी के बाद बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहरहाल परख साहब मैं आपके पास आता हूँ, ये जो अभी अजय जी ने कही बात कि इस फिल्म का लगातार पाठ होना चाहिए, और इसमें जो प्रेम कहानी की बात उन्होंने कही, एक प्रेम कहानी तो गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जो कि बहुत स्पष्ट है, और जहां तक गुरुदत्त और वहीदा रहमान की अपनी जोड़ी की प्रेम कहानी का सवाल है तो प्यासा और कागज के फूल में जो उनका एक प्रेमी युगल के तौर पर जिस तरह से उनका चित्रण है, उससे कहीं ज्यादा मुखर और कहना चाहिए उससे कहीं ज्यादा स्पष्ट है इस फिल्म में उनका प्रेम। यानी कागज के फूल में जो उन दोनों के बीच का प्रेम संबंध है और प्यासा में जो प्रेम संबंध है उसकी तुलना में यहाँ ज्यादा मुखरता है, और वहीदा रहमान का खुद का किरदार जो है वो ज्यादा वोकल है। इसमें देखते हैं उनके अंदर थोड़ा
बागीपन है, थोड़ी कहना चाहिए जो बात ईरा जी ने कही कि वो एक आधुनिक महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं, बरक्स मीना कुमारी जो कि एक ट्रेडिशनल महिला है। लेकिन क्या इसको एक नारीवादी कथा के तौर पर देखा जाए, या इसको एक सामंती व्यवस्था के विध्वंस के तौर की कथा के तौर पर देखा जाए, जिसमें कि दरअसल सारे ही पात्र जो हैं वो एक कारुणिक अंत को प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो जमींदार ही क्यों न, जो रहमान का किरदार है वो भी अंततः लकवाग्रस्त होकर के वो उसकी मृत्यु होती है। और भूतनाथ एक मूक साक्षी की तरह है पूरे उसमें, आप उसको सूत्रधार भी मान सकते हैं नाटक के अगर संदर्भ में लिया जाए तो, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। भूतनाथ जब वो ओवरसियर के तौर पर जब वो हवेली देख रहा है, फिर फ्लैशबैक में पूरी कहानी चलती है और आखिर में आकर के हम देखते हैं कि हाँ वो छोटी बहू का उसको एक कंकाल जैसा मिलता है, तो बाद में वो सारी कहानी कैसे खत्म होती है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा ये फिल्म जो है, इसके इंप्रेशन, जो कि ये सवाल मैं बार बार सभी से पूछना चाहता हूँ, सभी की राय इस पर लेना चाहता हूँ कि आज के दर्शक के लिए इस फिल्म की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के जब हम प्रतिक्रिया लेते हैं उनको लगता है भाई पुरानी फिल्मों को हम क्यों देखें, उनमें तो इतना ऐसा मेलोड्रामा है, उसमें ये चीजें हैं वो चीजें हमारे आज के समय से रिलेट करती भी हैं या नहीं, क्या कहेंगे आप फारक साहब? सभी को नमस्कार। हमारे समय से रिलेट करती है या नहीं करती है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम अपने अतीत को किस तरह से देखते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच में जो संबंध है, जो क्रम है, एक निरंतरता होती है, उस निरंतरता को जब तक नहीं जानते तब न तो हम अतीत को ठीक से समझ सकते हैं, न वर्तमान को समझ सकते हैं। इस फिल्म के अंदर आप देखेंगे कि दो चीजें, मतलब ये एक बहुत ही इस तरह की फिल्म है जिसमें एक युग है जो समाप्ति की ओर जा रहा है और दूसरा युग है जो जिसका उदय हो रहा है। जो समाप्ति ओर जा रहा है वो आसानी से नहीं जा रहा है, वो भी काफी कष्ट से जा रहा है, काफी उसके लिए कुर्बानियां दी जा रही है और कुर्बानियां ली जा रही है। और दूसरी तरफ जो नया उदित हो रहा है उसके लिए भी संघर्ष हो रहा है और वो संघर्ष भी काफी कहना चाहिए कि काफी तीखा है। आजादी की लड़ाई का उसमें जिक्र है, उसमें नए किस्म के, अगर उपन्यास को ध्यान में रखें तो आपको रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का जिक्र आता है। उपन्यास को अगर ध्यान रखें तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है नन्नीलाल। उस नन्नीलाल को हालांकि उपन्यास में छोड़ दिया गया है, लेकिन जितना स्पष्ट रूप से नन्नीलाल के माध्यम से नया युग उदित होता हुआ दिखाई देता है वो जिक्र, जाहिर है कि उपन्यास के और फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजों में फर्क आ जाता है। इसलिए यहाँ पर अबरार अलवी ने जो है, जो माइंस खरीदी जाती है उस माइंस के माध्यम से ही उस चीज को प्रस्तुत कर दिया है कि किस तरह से आप देखेंगे कि ये जो माइंस खरीदी जाती है इनके द्वारा, क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगा है सामंतों को, जमींदारों को, कि अब समय के अनुसार हमें बदलना होगा। ये पुरानी जमींदारी जो है बहुत दिनों तक नहीं चल सकती, और लेकिन उनके तौर तरीके वही है। अरुण खोपकर ने एक बहुत ही शानदार बात कही थी कि सामंतवाद में क्या होता है कि जो अतिरिक्त आय होती है वो अतिरिक्त आय उड़ा दी जाती है, और पूंजीवाद में जो अतिरिक्त आय होती है वो री इन्वेस्ट की जाती है, उसे दोबारा लगाया जाता है। इन लोगों को तो आदत है उड़ाने की, तो वो उड़ा देते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लगाने का तरीका नहीं जानते, इसलिए वो उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब फिल्म को आप कहाँ से खड़े होकर देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज हाशिए पर नजर आ रही हो वो उसके केंद्र में मौजूद हो और वो उसकी पूरी व्याख्या के लिए बहुत जरूरी हो। क्योंकि जो छोटी बहू है, उस छोटी बहू की त्रासदी में केवल छोटी बहू के पति का जो व्यवहार है वो ही नहीं, बल्कि इस बात का भी बहुत गहरा संबंध है कि वो जो सामंती परिवार है वो किस तरह धीरे धीरे नष्ट होने की तरफ बढ़ता जा रहा है। शराब तो उसका एक प्रतीक है, माइंस खरीदना एक दूसरा प्रतीक है, और भी कई चीजें हैं। बहरहाल जहां तक प्रेम कहानी का सवाल है,
ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि प्रेम कहानी तो जवा और भूतनाथ के बीच है, लेकिन मेरा अपना विचार है कि ये पर्याप्त नहीं है कहना। वास्तव में अगर ध्यान से देखें तो जो एंगल, जो त्रिकोण हमें जवा और भूतनाथ के बीच में दिखाई देता है, वही छोटी बहू और इसमें भी दिखाई देता है। प्रेम वहां भी है, प्रेम वहां भी है, लेकिन उस प्रेम को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है, जरूरत नहीं है, या कहना चाहिए कि वो एक ऐसे युग का प्रेम है, क्योंकि ये प्रेम कई रूपों में व्यक्त होता है। सबसे ज्यादा इस बात से व्यक्त होता है कि छोटी बहू को भूतनाथ पर विश्वास है। वो 2 बार कहती भी है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना। ये जो तुम मुझसे प्रेम करते हो, किसी अनजान आदमी को इस तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कहती है। और तीसरी बात है कि हर बार जब भी उसे बुलाती है तो वो ये सोचकर नहीं बुलाती कि उसका कारिंदा है, कारिंदा नहीं है वो किसी का भी, लेकिन वो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो खूबसूरती है इस फिल्म की गुरुदत्त के रोल में, वो ये है कि गुरुदत्त का जो पहला सीन आता है फ्लैशबैक में, वो एक ऐसे व्यक्ति का भूला भाला गांव से आया हुआ, दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं रखता है जो, लेकिन आप देखेंगे कि ये कैरेक्टर धीरे धीरे इस तरह से डेवलप किया गया है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जो दूसरों के सामने जमीन पर बैठता है, वो छोटी बहू के साथ जिस तरह बराबरी का व्यवहार करता है, जिस तरह अधिकार का व्यवहार करता है, वो अधिकार भी उस प्रेम के कारण ही आता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस फिल्म को देखते हुए यह जो इन दोनों के बीच का प्रेम है, जो जरूरी नहीं है कि शब्दों में व्यक्त हो, जो जरूरी नहीं है कि परंपरागत रूप से व्यक्त हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस आखिरी क्षण में जब वो गाड़ी में बैठकर दोनों जा रहे होते हैं, उपन्यास के अंदर वो अपना सिर जो है छोटी बहू वो भूतनाथ के गोद में रख देती है। फिल्म में यही दृश्य प्रस्तुत किया गया था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये मत कीजिए, ये हिंदुस्तान के दर्शक, पता नहीं है हिंदुस्तान के दर्शक क्या चीज है, हिंदुस्तान के दर्शक इसे पसंद नहीं करेंगे। तो दृश्य बदला गया और उसकी जगह वो दोनों आपस में बात ही करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों संबंधों को भी ठीक से समझने की जरूरत है। और उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति जो है उन दोनों का एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्रेम है। और ये प्रेम जो है, क्योंकि उसके अंदर जो द्वंद्व है, जो द्विधा है, वो यह है कि एक तरफ वो चाहती है कि उसका पति जो है वो उसके पास रहने लगे। क्यों रहने लगे? उससे कोई प्रेम नहीं है, उसे कोई प्रेम नहीं है, प्रेम दोनों को नहीं है, ये ध्यान रखें। इसका एहसास भी नहीं होता है। वो भले ही कुछ भी कहे, वो माँ बनना चाहती है, उसका माँ बनने की इच्छा जो है वो बहुत बड़ी इच्छा है, और वही उसके सारे दुखों की, सारी तकलीफों की जो है कि बैकग्राउंड में होती है। इसलिए हम जब छोटी बहू के कैरेक्टर को देखें तो छोटी बहू के कैरेक्टर के जीवन के अपने जो अंतर्विरोध है, जो अपने द्वंद्व है, उसे देखना भी जरूरत है। और मैं जो कह रहा हूँ इसमें उपन्यास से इस फिल्म में अबरार अलवी ने एक बड़ा अंतर किया। वो अंतर ये किया कि उपन्यास में भूतनाथ की शादी इससे नहीं होती, जवा से, बल्कि जवा की शादी सुपवित्र नामक एक ब्रह्म समाजी से होती है। लेकिन इसमें जो है इसी के साथ होती है, भूतनाथ के साथ। क्योंकि दिखाया इसमें भी सुपवित्र के साथ ही, इसमें भी सुपवित्र के साथ दिखाया है, कोशिश की है, लेकिन ये कि अंततः वो एक कहानी को ऐसा मोड़ दे दिया कि बचपन में इनकी शादी तय हो गई थी। जी हाँ, मैं बस एक मिनट में बात है। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि ये जब इसकी पटकथा पर ये तीनों बैठते थे साथ में, खासतौर पर अबरार अलवी और विमल मित्र, तब विमल मित्र की सहमति से यह बदलाव हुआ। और ये मुझे लगता है कि ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा स्वाभाविक है। वो जो उपन्यास में दिखाया गया है
वो मुझे ज्यादा स्वाभाविक नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो परिवर्तन करने से इस फिल्म को कागज के फूल की तरह असफल होने से भी बचाया गया है, क्योंकि अगर सब कुछ बहुत दुख बहुत पीड़ा में खत्म होता है तो कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता। फिर कोई बात होगी। आपने जो बात कही है, ये फिल्म को असफल होने से बचाने वाली बात, इस पर मुझे वो बड़ा चर्चित किस्सा याद आ गया जिसका जिक्र विमल मित्र ने भी किया अपनी किताब में, कि कैसे इस फिल्म के रिलीज होने के बाद गुरदत्त और विमल मित्रा और अबरार अलवी के आसिफ के घर गए थे, जबकि आसिफ मुगले आजम की कामयाबी से एकदम सराबोर थे और उनके आंगन में पैसा और शोहरत दोनों बरस रही थी। उन्होंने कहा भाई तुम इसका अंत बदल दो, छोटी बहू को दिखा दो कि वो शराब नहीं पीती है और दोनों पति पत्नी में मिलन हो गया है। तो गुरदत्त एकदम घबरा गए थे। उन्होंने एक टाइम पर तो उन्होंने वाकई में इसका एंड चेंज करने की सोच ली थी। उन्होंने कहा था कि भाई नया सेट बनाओ, सब कुछ दोबारा से शूट करो, मीना कुमारी को बुलाओ, वहीदा रहमान को बुलाओ, वगैरह वगैरह, और काफी उधेड़-बुन में थे। तो उनको लगा कि यार कागज की फूल फ्लॉप हो चुकी है, अगर ये भी फ्लॉप हो गई तो मेरा क्या होगा, कंपनी कैसे चलेगी। तो उन्होंने फिर, लेकिन वो उधेड़-बुन में फिर अल्टीमेटली उनका जो उनके भीतर का जो एक डायरेक्टर था, जो कहिए कलाकार था, उसने उसका जो कन्विक्शन था उसकी जीत हुई। उसने कहा नहीं, जो भी हो, दर्शक चाहे जो भी सोचे और कि आसिफ चाहे जो भी सोचे, लेकिन मेरा अपना जो एक है कन्विक्शन है वो ये कि नहीं ठीक है, छोटी बहू को फिर इस तरह से मरते हुए ही दिखाना ठीक होगा। और वो फिर हुआ, और अल्टीमेटली चमत्कार ये हुआ कि फिल्म शुरू में उतनी अच्छी नहीं चली, लेकिन बाद में इस फिल्म को कमर्शियल सक्सेस भी मिली और काफी नाम भी मिला, शोहरत भी मिली। नंदिता जी, आपके पास आता हूँ। ये जो फिल्म है, इसमें जिस तरह से बात अभी प्रेम कहानी की कही जा रही है, एक प्रेम कहानी का ट्रैक तो बहुत स्पष्ट है कि गुरदत्त और वहीदा रहमान का। दूसरा जो ट्रैक है मीना कुमारी और गुरदत्त का, उसमें हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि बहुत सी चीजें सांकेतिक हैं। और उसके साथ साथ में एक बंगाल का अभी बहुत अच्छा जिक्र किया, जलसा घर का जिक्र किया यहाँ पर अजय जी ने, कि जो सत्यजीत रे की फिल्म है। और ऐसा भी कहा जाता है, इस फिल्म के बारे में भी कहा जाता है कि सत्यजीत रे ने इसके कुछ सीन्स की घोस्ट बैटिंग की थी। इस तरह की चर्चाएं भी हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप बंगाल के सिनेमा को भी अध्ययन करती हैं और इस फिल्म को लेते हुए आप इसको किस तरह से कंपेयर करेंगी, अगर जलसा घर और साहब मीर गुलाम की तुलना करनी पड़े तो आप कैसे कहेंगे। और दूसरी बात है कि वही सवाल कि आज के दर्शक के लिए आपके हिसाब से इसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जो इसको आज भी रिलेवेंट बनाते हैं। नंदिता जी। आज का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, कि साहब बीबी और गुलाम मेरी बहुत फेवरेट फिल्मों में रही है। किताब भी मैंने पढ़ी है, बंगाली होने से मेरी ये मतलब ओरिजिनल किताब अभी है मेरे पास, जो 1952 में मेरे ख्याल से लिखी गई थी, 1952 में। उसके बाद इसका जो बंगाली वर्जन जिसमें उत्तम कुमार और आपका सुमित्रा देवी थे और फिर अनुभा गुप्ता, इन तीनों ने मेन कैरेक्टर्स निभाई थी। दैट वाज इन 1956 आई थिंक। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी। और जैसे आपने कहा कि हाँ, वो अंत में जवा के साथ इनका शादी नहीं होता है जो किताब में थी, तो बांग्ला फिल्म में भी ऐसा नहीं दिखाया गया है। कुछ सिंबॉलिकली मतलब वो चीज एकदम से मतलब इट वाज नॉट क्लैरिफाइड। तो मुझे क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि हाँ, they had a relationship, but after 158 years, adultery, if you call it adultery, is not a crime anymore, मुझे लगता है। एंड हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज वाइफ, ये जो कोट अनकोट थिंग है ना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब जो कॉलोनियल एरा लॉ है इसको उन्होंने जब डाउन कर दिया था। तो अबरार अलवी, मुझे ये फिल्म के बारे में ये लगता है कि ये जो फ्यूडल नोशन ऑफ मैरिज था, इसको लेकर, और ये 5 डिकेड्स एगो में हुई है, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट एरा में हुई है, तब उन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया। हाँ, और फिर और ये एक चीज थी कि मीना कुमारी, जिसका जो शी वाज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म, एंड शी इज आस्किंग अ वेरी क्वेश्चन एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, फैमिली, पेट्रियार्की एज वेल एज द जमींदारी सिस्टम। तो फिल्म का वो जो मतलब शुरुआत भी होता है ना कि हवेली का रूइंस दिखाता है, फिर वॉन्डरिंग थ्रू द रूइंस। और एक चीज मुझे ये लगता है, ये कैलकाटा पे बेस करी है, मेरी अपनी शहर है, तो शहर का भूमिका इस फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी तो मुझे लगा इस फिल्म में शहर ही हीरो है,
मतलब इसका जो हीरो है फिल्म का वो एक्चुअली शहर है, क्योंकि शहर के ऊपर इतने सारे चेंजेस आते हैं, जैसे जमींदारी सिस्टम इज उनका फॉल होता है, न्यू मॉडर्निज्म आ रहा है, और इसके ये जो चौधरी जैसे ये सब जैसे कैरेक्टर्स है, ये हर एक कैरेक्टर्स को लेकर इनका जो डिस्क्रिप्शन जैसे दिखाया गया है वो भी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आपने, मुझे लगा कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस फिल्म के बारे में। तो फिल्म का जो मीना कुमारी का कैरेक्टर फिर मुझे वैसे लगा कि मे बी शी इज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कैरेक्टर, क्योंकि एक जैसे वो माँ बनना चाहती है, एट द सेम टाइम शी वांट्स हर husband's attention and she is ready to go to any extent for that। हाँ, अब और उनमें वो कहीं पर मुझे लगा कि फेमिनिस्ट जो लुक है, फेमिनिस्ट जो इश्यूज है वो भी थोड़ी बहुत है। लेकिन आपने अभी मुझे पूछा कि जलसा घर के साथ इनका एक कंपैरिजन, हाँ जलसा घर भी वही है कि जमींदारी सिस्टम जैसे जब फॉल कर रहा है, लास्ट ऑफ द जमींदार्स, न्यू जमींदारी सिस्टम के बिल्कुल पहले और 19th सेंचुरी के ऊपर बनी है। लेकिन जलसा घर से कुछ बेसिक पहले तो ये फिल्म मैन वुमन रिलेशनशिप के ऊपर बनी है। मैन वुमन रिलेशनशिप इश्यूज है, ये बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। एक के साथ दूसरे का रिलेशनशिप, क्रिस रिलेशनशिप, जैसे जो जमींदार का जो कैरेक्टर इट वाज वेरी इंडिफरेंट patriarchal character, लेकिन at the same time he was being a little sympathetic over the years। धीरे धीरे उनमें कुछ realization होता है, वो समझ सकते हैं थोड़ी बहुत अपनी वाइफ की लोनलीनेस का, फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर है, अपनी ट्रेडिशन जैसे उनको, तो वो बहुत मतलब मुझे मिलेगा कि इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो बहुत कंफ्यूज्ड है। जलसा घर में इतनी शेड्स नहीं दिखे। जलसा घर जो फिल्म है उसमें विश्वास के कैरेक्टर है, हाँ, जो वक्त में एकदम से पुराने ख्यालात के है और वो अपनी जमींदारी को लेकर बहुत प्राउड है। लास्ट पेनी उनके पास जब भी होता है उसको लेकर भी वो अपना जो शान है उसके लिए लास्ट प्रोग्राम अरेंज करते हैं। और जो नया जमींदार वो जब पैसा देने के लिए अपना वो बटवा निकालता है तो उसने कहा कि नहीं, ये तो गृह स्वामी जो है उनका अधिकार है कि वो पहले देंगे। तो इसीलिए दो फिल्मों में बहुत फर्क है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ताराशंकर बंदोपाध्याय की नोवेल पे बनी थी जलसा घर, और विमल मित्र का, लेकिन विमल मित्र का इट्स मोर अबाउट डोमेस्टिसिटी, मोर अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, प्रोटैगनिज्म, फेमिनिज्म, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जी शुक्रिया। आपने जो बात कही है, इरा जी मैं आपके पास लौटता हूँ, क्योंकि ये जो फिल्म है, दरअसल अभी जो बात जहां नंतर ने छोड़ी है वहीं से मैं शुरू करता हूं। जब हम जलसा घर और इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक सरसरे कंपैरिजन के तौर पर, तो हम देखते हैं कि वहां एक मेल प्रोटैगनिस्ट है छवि विश्वास, जिसके जरिए कहानी कहेगा। यहाँ पर जो है सारी कहानी छोटी बहू के जरिए, हालांकि सूत्रधार के तौर पर भूतनाथ है, लेकिन ये की कहानी दरअसल छोटी बहू की है। और यहीं से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो एक इंट्रीग है इस कैरेक्टर में, एक एनिग्मेटिक कैरेक्टर जो मीना कुमारी ने निभाया है, वो क्या आपको लगता है कि जो मतलब हमारे यहाँ जो हीरोइन है हिंदुस्तानी सिनेमा में, उसका एक जो मेलोड्रामेटिक ग्राफ रहा है कैरेक्टर का, क्या ये उसका एक सबसे तगड़ा प्रोटोटाइप है? क्या ये उसका सबसे मजबूत कहना चाहिए कि प्रतीक है? और क्या, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इतने हिसाब उसमें कहीं ना कहीं एक रिबेलियन भी है, जब वो कहती है कि भाई क्या किसी और घर की किसी और बहू ने इस तरह का काम किया है क्या, कि शराब पिए किसी ने अपने पति के लिए? तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर को बहुत अलग बनाती है। और ये भी बात मतलब जब चूंकि हम कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दर्शकों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मीना कुमारी जो है इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी गुरुदत्त की। वो भी एक अपने आप में कहानी है कि कैसे गुरुदत्त ने इस फिल्म के लिए अपने यानी भूतनाथ के किरदार के लिए विश्वजीत से लेकर के शशि कपूर तक सबको अप्रोच किया था, सबके बारे में सोचा था। और मीना कुमारी के किरदार के लिए भी पहले किसी और का नाम चल रहा था, फिर बाद में कैसे कैसे हुआ आपसे। लेकिन इरा जी मैं वापस उसी सवाल पर लौटना चाहूंगा, क्या ये जो है ये हिंदी सिनेमा की जो अभिनेत्रियां हैं, नायिकाएं खासतौर से, जो मेलोड्रामा का एक एलिमेंट है, क्या ये उसके लिए एक बहुत तगड़ा प्रोटोटाइप बन गया है? ट्रेजेडी क्वीन। जी शुक्रिया। दो बातें कहूंगी। एक तो फ्यूडल जलसा घर की बात हुई है। सत्यजीत रे ने 3 फिल्में बनाई हैं एक्चुअली अबाउट द फ्यूडल सिस्टम। देवी, जलसा घर तो है ही, देवी, एंड ऑल्सो द सेकेंड स्टोरी इन तीन कन्या, मोनिहार।
हाँ, तो ये तीन अगर हम देखें, और मैं साहब बीबी और गुलाम इन तीनों के साथ जोड़ना चाहती हूँ एज अ फिल्म ऑफ इन विच, जिसमें कि सामंतवाद का जो पतन है वो दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें एक अट्रैक्शन भी है, और ये बात बहुत जरूरी है। मतलब कि जिस तरह से आइजनस्टाइन में अक्टूबर में बोल्शेविक रेवोल्यूशन दिखाया है, और जब विंटर पैलेस को रेड किया जाता है, जब लोग जाते हैं और तोड़ते हैं और चीजों को माने टेक ओवर करते हैं विंटर पैलेस में, आइजनस्टाइन का कैमरा जो है बड़े प्यार से उन जितनी सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स को करेस कर रही हैं, यू नो, उसके चारों ओर जा रही हैं। तो जो पतन हो रहा है उसके साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नॉस्टैल्जिकली को क्रिएट भी किया जा रहा है, जैसे कि म्यूजिक है, जैसे कि डांस है। और बंगाली फिल्म में तो ठुमरी फर्स्ट वाला परफॉर्मेंस है, वो एक ठुमरी परफॉर्मेंस है, और हिंदुस्तानी में है वो, और इसमें डांस का परफॉर्मेंस है, दो डांसेस हैं, एक तो हवेली में है एंड द अदर इज इन द कोठा, दो हैं इसमें। तो कोटजान का जो नाच है, गाना है ये, और म्यूजिक जो है वो नॉट जस्ट जमींदारी सिस्टम, उससे हमारा म्यूजिक ट्रेडिशन भी आया है। ठुमरी अब कोठे से हटके मेन नेशनल स्टेज पे आ गई है, डांसेस भी नेशनल स्टेज पे आ गए हैं। तो एक अट्रैक्शन है इन हिस्टोरिकल फोर्सेस के लिए जो भी इस फिल्म में है। और सेकंड बात जो मैं कह रही हूँ वो बहुत जरूरी है, एक्चुअली वो जरा सा फर्क, मेरा ओपिनियन जरा सा फर्क होगा परत जी से, वो ये कि जो बात हम नहीं कह रहे हैं, अभी तक डिस्कशन में नहीं आए हैं, वो फीमेल सेक्सुअलिटी की बात, और बिल्कुल, और जरूर, छोटी बहू का जो प्रेम भूतनाथ के लिए है वो सेक्सुअल प्रेम नहीं है, इट इज एक्चुअली मच मोर अफेक्शनेट, छोटे भाई की तरह से, समवन यू ट्रस्ट, कॉन्फिडेंट। और जो वहीदा रहमान वाला रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा मिस्चिफ, थोड़ा छेड़छाड़ है उसमें, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सब है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली आई थिंक वन ऑफ द बहुत जरूरी बात ये जो छोटी बहू के साथ है, और जो उनके किरदार का एकदम अहम तत्व है, वो ये है कि ऐसे माहौल में फीमेल सेक्सुअलिटी को माना ही नहीं जाता है, बल्कि मजली बहू तो कहती तुम तो बड़ी बेशरम टाइप की हो, अपने पति के लिए तुम इस तरह से प्यार को जता रही हो, राइट? सो एंड आपने बहुत अच्छी एक बात कही है, इस पे मैंने लिखा भी है कि हिंदी फिल्म में, बॉम्बे सिनेमा में और भी सिनेमा में, लेकिन बॉम्बे सिनेमा में खास करके शुरू से फीमेल डिजायर के साथ प्रॉब्लम है, एंड नैरेटिवली फीमेल डिजायर हैज टू बी पनिश्ड नैरेटिवली, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति फुल फॉर्म में होता है। चाहे आप तराना देखें, चाहे आप साहिब बीबी और गुलाम देखें, चाहे आप लैला मजनू देखें, मतलब तरह तरह के अलग अलग जॉनर्स में भी देखें, तो फीमेल डिजायर इज फ्राइटन, एक तरह से इट इज अनकंट्रोलेबल। और इसमें आई थिंक व्हाट इज वेरी स्पेशल अबाउट दिस फिल्म इज कि फ्यूडल सिस्टम में ये औरत जो बहुरानी है, जो मेन किरदार है फ्यूडलिज्म में, उसको शी इज द बेगम ऑफ द हाउस, इस्लामिक ट्रेडिशन में देखा जाएगा तो बेगम ऑफ द हाउस है, उसमें सेक्सुअलिटी नहीं होना, दैट इज शी इज द ऑनर ऑफ द हाउस, घर की शान है वगैरह वगैरह, और जो सेक्सुअल आर्टिकुलेशन है वो तवायफ के ऊपर है। नाउ व्हाट इन वन सेंस जो कॉन्ट्रडिक्शन जो है यहाँ पे वो ये है कि छोटी बहू अपने पति के लिए सेक्सुअल डिजायर, और ये कैसे दिख रहा है उनके मतलब द होल फिल्म इज ओजिंग विद हर सेक्सुअलिटी एक्चुअली। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और मैं बस एक टुकड़ा जोड़ना चाहूंगा कि मीना कुमारी वाकई में इस फिल्म में जितनी खूबसूरत दिखी हैं, वो मेरे ख्याल में मीना कुमारी की अपनी जो उनकी खूबसूरत, क्योंकि उनकी एक्टिंग के बारे में बहुत बात होती है लेकिन उनकी सुंदरता के बारे में कम बात होती है, लेकिन इस फिल्म में बहुत सुंदर दिखाया गया उनको शुरू से, जहां से उनका इंट्रोडक्शन होता है। प्लीज कैरी ऑन। जी, तो मेरे कहने का मतलब है कि 30s, लेट 30s, 40s में, खास करके 50s, 60s में सेक्सुअलिटी, फीमेल सेक्सुअलिटी was a source of anxiety for
for men and for male society and for patriarchy. और उसको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के मतलब तवाइफ कुछ भी करे, that's fine, but the wife, the बहू of the house, वो कहती है कि मुझे बागानबाड़ी में रख लो, गार्डन हाउस में रख लो, इस तरह मैं रहूंगी, मैं कम से कम रोज तो देखूंगी तुम्हें। तो कहता है शर्म नहीं आती तुमको, अब चौधरी खानदान का ये जो रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगा, ये नहीं कर सकते। सो वाइफ कैन नॉट एक्सप्रेस सेक्सुअल डिजायर। और एक तरह से वो हालांकि ही छोटे बाबू जो हैं वो अपनी बहू के साथ, अपनी वाइफ के साथ कुछ दिन बिताते हैं और वो बहुत खुश होती है। ऑफ कोर्स शी इज बिकम एन अल्कोहलिक एज अ रिजल्ट, लेकिन वो अब उनका मन उठ गया है बिकॉज ये जो पहलू है औरत का, वो तवायफों के साथ ही जुड़ा इस सोशल। तो यहाँ और एक और बात मैं कहूंगी कि शुरू में मैंने और आपने भी कहा, सबने कहा है कि किस तरह से दो काइंड ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं। एक जिसका पतन हो रहा है और रेसिडुअल है, जो रेमंड विलियम्स का असेंडेंट एंड डिसेंडेंट फोर्सेस, हिस्टोरिकल फोर्सेस की बात उन्होंने कही है, और डोमिनेंट जो कि अभी है स्थिर, जो उभर के आ रहा है, इमर्जिंग, एंड रेसिडुअल। नाउ द रेसिडुअल इज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशन, और जो रेसिडुअल फोर्स है, जो जिसका पतन हो रहा है, वो जमींदारी सिस्टम है, उसका डेकेडेंस है। लेकिन ट्रेडिशन की चीजें उभरने वाले युग में भी मिल रही हैं, वो which is what जबा's कैरेक्टर is about। ना जबा को उसके मन में ये अब द्वंद है the end कि मैं, उसे पता चल जाता है कि मेरी शादी हो गई तो मैं जन्म जन्म का साथ छोड़ के कैसे सुपवित्र शादी कर सकती। ये कॉन्ट्रडिक्शन, this is social contradiction as well as the contradiction within the woman's character। और ये I think both मीना कुमारी की सेक्सुअलिटी की बात तो हमें करनी पड़ेगी actually, because this is what is unique about this film. This is very unique, and उसका जो अभिव्यक्ति हुआ है वो बहुत ही सुंदर तरीके से, अभी न जाओ छोड़ के, जो नॉट अभी न जाओ सैया छुड़ा के बहन, न जाओ सैया छुड़ा, न जाओ सैया का जो गाना है, जो बेड पे यहाँ पे अबरार आलवी का कंट्रीब्यूशन है, गुरुदत्त का तो है ही, बट गुरुदत्त हैज डायरेक्टेड दिस सीक्वेंस, एंड अबरार आलवी की किताब में बहुत डिटेल में ही डिस्कशन है। ही हैज डायरेक्टेड दिस सॉन्ग। हाँ, और बहुत थोड़ा उनके बीच में मतलब आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, क्योंकि वो नहीं आए सेट पे, गुरुदत्त डायरेक्ट कर रहे थे, वो अबरार आलवी नहीं आए सेट पे, और उन्होंने बार बार गुरुदत्त पूछ रहे थे हाउ डू यू वांट, आप कैसे चाहते हैं कि मैं इसका अंत करूं, इसे आप कर लीजिए, मैं उठा लूंगा वहां से। सो उनके बीच में तनाव था इस बात को लेके। और तो जिस तरह से वो मतलब उनके बेड पे पूरे तरीके से सीक्वेंस शूट किया गया, और म्यूजिक एंड लाइटिंग एंड अब उसके लिए टाइम नहीं है, बट बहुत ही सुंदर तरीके से वो पूरा उभर के ऊपर आ रहा है, किस तरह से शी इज जस्ट यर्निंग फॉर दैट कनेक्शन। सो उसके साथ भूतनाथ के साथ उनका प्रेम है, लेकिन वो अलग टाइप का प्रेम है। इट इज मोर लाइक एन एल्डर सिस्टर और मदर, कॉन्फिडेंस, किसी पर विश्वास करना। सेक्सुअल डिजायर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हर हस्बैंड, और उनकी परफॉर्मेंस में भी वो आती हैं, शोल्डर पे पकड़ लेती है, उनको कहती है और मेरा माँ तो बनना ही चाहती है। फाइनली शी सेज, पहले तो सेडक्शन के रिचुअल्स हो रहे हैं, और जब वो नहीं होता तो कहती तुम क्या दिए मुझे कोई माँ बुलाने वाला भी नहीं। एंड शी क्रिटिक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हर हस्बैंड, एंड दैट इज आल्सो सिंबल कि ये इम्पोर्टेंस जो है वो जमींदारी सिस्टम की नहीं। अब वो सिस्टम जो है, वो जो फॉर्म है, वो इम्पोर्टेंट हो गया, स्टेराइल हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा। सो दीस आर इट्स अ लेयर्ड काइंड ऑफ अ बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। और कहानी की क्रिटिक जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और छोटी बहू बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। अजय जी, जो बातें अभी ईरा जी कह रही थी, और तमाम जिन्होंने चूंकि गानों का जिक्र किया, तो ये नाइंसाफी होगी कि हम इस फिल्म के गानों के बारे में और शकील बदायूनी और हेमंत कुमार के बारे में बात ना करें, क्योंकि ये जैसा कि हम जानते हैं कि प्यासा और कागज के फूल का जो संगीत था वो एस डी बर्मन का था, और वहाँ साहिल जानवी थे, कैफी आजमी थे। यहाँ पर बिल्कुल टीम चेंज हो गई है,
और लेकिन उस टीम के चेंज के बावजूद जो है जो कमाल के खास तौर से जो गाने हैं, मतलब एक तो ये कि न जाओ सैया छुड़ा के भैया वाला गाना है, और वो जो एक मुजरा वाला सॉन्ग है जो मीनू मुमताज पर पिक्चराइज हुआ है, जहाँ पे सफरू है और मीनू मुमताज है, और वो जो साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रस्त जगह है, वो गाना आज भी बहुत पॉपुलर है वो, और बड़ा गाया जाता है महफिलों में, आज भी जो है गाया जाता है, बड़ा टीजिंग उसमें उसमें छेड़छाड़ काफी है। तो ये हेमंत कुमार का संगीत जो है, जो कि एक अलग तरह की, जिसमें एक बड़ी सौम्यता होती थी, और लेकिन उन्होंने एकदम बिल्कुल अलग रंग इसमें दिखाया, और कई तरह के गाने। और ये जो अभी बात अभी ईरा जी कह रही थी, उसमें कहानी ये भी है कि गुरुदत्त ने कई सारे गानों को पिक्चराइज करते हुए, जो अबरार अलवी का डायरेक्शन था उसमें उन्होंने कई सारे मॉडिफिकेशन किए, खासतौर से जैसे अभी जो गाना वीरा जी ने बताया, दूसरा एक और गाना था हमारा बड़ा नादान है, जिसमें कि वो वहीदा रहमान पर पिक्चराइज हुआ है, उसको जब उन्होंने देखा तो कम से कम 10 बार गुरुदत्त ने उसको लेके उसका ऊपर नीचे उसमें किया, उसमें तब्दीली की, वो संतुष्टि नहीं हो रहा था कि किस तरह से हुआ, तो उसको लेकर के अबरार अलवी और गुरुदत्त में नोकझोंक भी हुई। आप इस संगीत और इसके गीत संगीत के बारे में क्या कहेंगे? एक चेंज तो है ही, और जो मुझे पता है उसके हिसाब से अबरार अलवी को हेमंत कुमार पसंद थे, उन्होंने पहले बात कर ली थी हेमंत कुमार से, और शकील बदानी से भी शायद उनकी बात हुई होगी। तो ये रेयर जोड़ी एक तरीके से आई थी फिल्म के अंदर, जो कई सारे फिल्म के निर्माण के समय चुनाव को लेकर के, कलाकारों के चुनाव को लेकर के, इवन जो साकिया गाने की आप जिक्र कर रहे हैं, साकिया गाने को आप फिर से एक बार जाके देखिएगा, हाँ, उसमें गौर कीजिएगा, जो एक ट्रिविया जैसा ही है उसमें, ये कि जो सह नर्तकियां आई थी फिल्म के गाने के लिए, साकिया गाने के लिए मीनू मुमताज के साथ, तो वो सुंदर नहीं थी, तो उनको लेकर के वीके मूर्ति का कहना था कि पूरे लिंक जो रोशनी की गई है, उस रोशनी में अगर बैकग्राउंड में हम इनको दिखाएंगे तो गाना मर जाएगा। तो उन्होंने जो लाइटिंग की है, जिस तरीके से आप देखें और चौंकिएंगे अभी कि सबके चेहरे पर रोशनी है, लेकिन उन 6 नर्तकियों पर कोई रोशनी नहीं है। बिल्कुल, तो सब आपने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। ये वीके मूर्ति की लाइटिंग का कमाल था, जबकि वो एक्चुअल में आज के समय के वीएफएक्स वाला नहीं है, वो एक्चुअल शूट किया गया है, और एक्चुअल शूट करने में ये सारी चीजें हुई। एक और ट्रिविया ही है जो मैं यहाँ देना चाहूंगा कि धूमल के किरदार में गुरुदत्त जॉनी वॉकर को लाना चाहते थे, और जिसके लिए अबरार अलवी ने वीटो लगा दिया कि नहीं, जॉनी वॉकर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि जॉनी वॉकर आएंगे तो फिल्म एक अलग टेंजेंट पे चली जाएगी, और गुरुदत्त और जॉनी वॉकर की जो दोस्ती है ना, वहां भी भूतनाथ का कैरेक्टर बंसी के कैरेक्टर के आगे कहीं कहीं दबता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जॉनी वॉकर के अपने गिमिक थे, अपने मैनरिज्म तक काम करने का, वो हावी हो जाते थे सहयोगी किरदारों पर, इसलिए भी उन्होंने मना किया। दूसरे जॉनी वॉकर से अबरार अलवी बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे, ये सच्चाई है। तो ये सारी चीजें भी होती रही है फिल्म के अंदर। गाने अद्भुत हैं, गाने तो निश्चित रूप से। इंद्रजीत जी पता नहीं कहाँ चले गए, इंद्रजीत जी आए हुए थे ना, अगर वो रहते, यकीनन उनकी मौजूदगी से कुछ और रोशनी मिलती है, बात सही आपने कही। और वाकई में गाने, इस फिल्म के गाने जितने भी गाने हैं, मतलब एक तो ये जो साकिया वाला गाना तो है ही, महफिल बिल्कुल पार्टी सॉन्ग है, एकदम एकदम जबरदस्त पार्टी सॉन्ग है, और जहाँ कहीं भी लोग बैठे वहां इस तरह की बात होती है। उसके अलावा वो जो मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कहना की उलझन में, जो वहीदा रहमान पर पिक्चराइज हुआ गाना है, और फिर वो जो हमारा बड़ा नादान है, या फिर मीना कुमारी पर पिक्चराइज हुए जो दोनों गाने हैं, न जाओ सैया और वो कि पिया ऐसो जिया में समाये गए, इतने खूबसूरत गाने हैं। और वो ब्लैक एंड व्हाइट में जो बात, मतलब मुझे बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती, मीना कुमारी का सौंदर्य इस फिल्म में इतनी खूबसूरती के साथ उभारा गया है, जो शायद उनकी तमाम फिल्मों में कहीं कहीं दिखता नहीं है। मीना कुमारी का जो एक जो बंगालीपन है जो उनको दिखाया गया है, जो जैसे परिणीता जैसी फिल्म में दिखता है, लेकिन यहाँ जो उनका सौंदर्य है, पहले सीन से जहां उनका इंट्रोडक्शन होता है, जब गुरुदत्त उनके पैरों की तरफ देखते हैं, फिर धीरे धीरे उनके होंठ दिखाई देते हैं, फिर उनके माथे की बिंदी दिखाई देती है, वो बड़ा खूबसूरत है। बहरहाल पराग साहब आपके पास आता हूँ, हम लोग गानों के फिल्मांकन में गुरुदत्त के यहाँ, और जो बाद में दूसरे लोगों ने उनसे सीखा, विजयानंद ने और दूसरे लोगों ने, वो ये था कि सिर्फ गाने नहीं होते थे, गाने के साथ कहानी भी कहीं जोड़ी जाती, कुछ घटनाएं भी साथ में चल रही होती थी। ये उनके फिल्मांकन, गानों के फिल्मांकन का खास एक अंदाज होता था, ऐसा मुझे लगता है।
एक थोड़ी दिक्कत मुझे हुई कि इसमें जो शुरू में भूतनाथ की लैंग्वेज रखी गई है वो पूरबिया रखी गई है, जबकि हाँ। नदिया जिले की बात होती है और बंगाल की ही बात होती है। तो बंगाल में जो लैंग्वेज शुरू में भूतनाथ बोलता है वो पूरबिया लैंग्वेज लहजे में बोलता है। बंसीलाल के साथ, बंसी के साथ जो बात होती है वो भी पूरबिया है। वो क्यों ऐसा बिल्कुल किया ठीक गया, कहा वो आपने। फिल्म को कमजोर करता है, वहां पे कमजोर होती है फिल्म। जी नहीं, शायद मुझे लगता है वो कुछ ऐसा रहा होगा कि चूंकि उस समय बंगाल में और आज भी मतलब पूरब की तरफ से जाने वाले लोगों की संख्या बहुत है, उत्तर प्रदेश बिहार की। उस जमाने में तो गाना चलता था, लगा झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। बहरहाल पारक साहब आपके पास आता हूँ। इस फिल्म के आपकी आवाज चली आइकॉनिक गई। इम्पोर्टेंस, आप, मेरी आवाज चली गई? हाँ, बीच में चली नहीं, गई। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, चलिए। मैं ये इस फिल्म का जो आइकॉनिक इम्पोर्टेंस है उसको आपको अगर, फिर मैं वापस उसी सवाल पर लौट रहा हूँ जहां से हमने बात शुरू की थी कि हमें आज की पीढ़ी के लिए इसको अगर सम अप करना है तो जो इस फिल्म की द्वितीय मूर्ति की फोटोग्राफी है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, गुरुदत्त का जो अभिनय है, खास तौर से मतलब हम मीना कुमारी की बात करें, गुरुदत्त भी इतने सुंदर कभी लगे नहीं। क्लीन शेवन गुरुदत्त जो इस फिल्म में आते हैं, भूतनाथ का जो उनका पूरा किरदार है फ्लैशबैक में, इतने खूबसूरत वो अपनी बाकी फिल्मों में नहीं दिखे। हालांकि वो बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे, लेकिन इतना सुंदर उनको कभी देखा नहीं इसके अलावा। लेकिन अगर आज के दर्शक को हमें समझाना हो, तो जैसे रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी वाला जो कोई दर्शक है उसको अगर हम सात बीवी गुलाम समझाना चाहें तो संक्षेप में, उसको बहुत संक्षेप में कैसे समझाएंगे आप? बस पराग साहब, यहीं पर बातचीत खत्म करना चाहूंगा मैं। मैंने ना हमेशा बीए और एमए को ही पढ़ाया है, 7वीं 8वीं क्लास में। तो इसलिए मेरे से लेकिन मुश्किल वही होता है, मुश्किल उन्हीं बच्चों को पढ़ाना होता है जो 7वीं 8वीं के बच्चे होते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे जो हैं वो कभी भी मेरे से हिंदी पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आपको हिंदी आती भी नहीं है। अलग बात हुई। 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अजय ने कुछ इंफॉर्मेशन दी वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉनी वॉकर की जगह धूमल का लेना, मेरा अपना विचार है कि इस फिल्म की पटकथा प्यासा और कागज के फूल की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर है, एकदम कसी हुई है। उसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो गैर जरूरी हो, या अगर कैरेक्टर का कहीं उपयोग होता है, जैसे फिल्म कागज के फूल में जॉनी वॉकर का उपयोग बहुत कम है, नहीं के बराबर। सिर्फ एक बार वो इंफॉर्मेशन देने के लिए काम आता है वहीदा रहमान के, या इसी तरह से प्यासा के अंदर वो पागल खाने से निकालने के लिए। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ धूमल का, बंसी का जो कैरेक्टर है वो शुरू से अंत तक चलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 तो कि ये जो पटकथा लिखी गई ये बिमल रॉय और अबरार अलवी ने मिलकर लिखी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित करने वाली बात है, क्योंकि ठीक है गुरुदत्त निश्चित रूप से बहुत बड़े फिल्मकार थे, लेकिन मुझे ये लगता है और मुझे इस बात में काफी दम लगता है कि इसकी पटकथा लिखने में ये चीजों की का ध्यान रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जैसे कागज के फूल में वो कुल मिलाकर सुरेश की मतलब खुद की अपनी ट्रेजेडी की कहानी बन गई। प्यासा में ऐसा नहीं था, हालांकि प्यासा में भी कुछ हद तक था, लेकिन इस फिल्म के अंदर विशेषता यही है कि इसमें जो छोटी बहू की त्रासदी है वो छोटी बहू की त्रासदी भर नहीं है, वो उस पूरे फ्यूडलिज्म के पतन की कहानी भी है, और वो बहुत पावरफुल ढंग से आती है और लगातार आती है। तो मेरा अपना और पूरा उसके मतलब कहना चाहिए कि उसकी सारी विशिष्टताओं के साथ आती है। तो ये सब इसलिए हुआ, ये भी मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये गुरुदत्त के बावजूद हुआ। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अबरार अलवी को और विमल मित्र को, इन दोनों को जरूर क्रेडिट दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये जब हम बिल्कुल आज के दर्शक के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म के जो कहना चाहिए
मुख्य प्रणेता है वो गुरुदत्त हैं, लेकिन अबरार अलवी का निर्देशन, अबरार अलवी का पटकथा लेखन और विमल मित्र का की जो मूल कृति है साहब बीबी और गुलाम, जो उनका उपन्यास है, उसके साथ साथ इस फिल्म का जो पटकथा लेखन उन्होंने किया, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे उन दोनों ने मिलकर इस पर बहुत चुस्त पटकथा में, बहुत चुस्त स्क्रिप्ट में बदला, और कैसे वो उस चुस्त कहानी की वजह से जो ये फिल्म जो है अपने आज तक प्रदर्शन में हम लोगों को प्रभावित करती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं पटकथा, बहुत संक्षेप में? आखिरी बात, तीसरा जो है वीके मूर्ति, ये जो हम इनकी मीना कुमारी की सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो मीना कुमारी बहुत सुंदर, लेकिन इसमें सुंदरता को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया और उसमें लाइट का जो उपयोग किया गया है वो तो अद्भुत है। जिस समय पहली बार गुरुदत्त के सामने, भूतनाथ के सामने वो उभरती है एक तरह से देवी की तरह, वो अद्भुत है। और जिस समय शराब के लिए बुलाती है और अंधेरे में बैठी हुई है उस समय, और इस तरह से अगर देखेंगे कि खुद मतलब मीना कुमारी पर लाइट का इस्तेमाल जिस ढंग से किया गया है, एंगल का इस्तेमाल जिस ढंग से किया गया है, वो पूरी फिल्म के अंदर जो है वो बहुत उसी के कारण ये फिल्म में मीना कुमारी की प्रस्तुति जो है वो इवन पाकीज़ा से भी कहीं ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कलर फिल्म नहीं है, लेकिन इतनी कलरफुल ढंग से मीना कुमारी को शायद और कहीं नहीं पेश किया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसी बिंदु पर आज की बातचीत को हम सब करना चाहेंगे, और आज के दर्शकों को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो पुरानी फिल्में हैं, खासतौर से ये 3 फिल्में, गुरुदत्त की 3 फिल्मों का जो हमने जिक्र किया, तो उनको आप देखिए अगर आपने नहीं देखी, और अगर आप उनको देखते समय जो बातचीत हम कर रहे हैं, अगर कहीं उस बातचीत से आपको कुछ मदद मिली हो तो आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा पर्पस ये रहता है इस तरह की चर्चाओं का कि आप आज के दर्शकों को हम उन पुरानी फिल्मों के बारे में बताएं, या उन कलाकारों के बारे में, उन फिल्मकारों के बारे में बताएं जिन्होंने की हिंदी सिनेमा में दरअसल मील का पत्थर जो है वो स्थापित किए हैं, कई एक के बाद एक बहुत सारे फिल्मकार। और गुरुदत्त चूंकि उनकी जन्म शताब्दी है, तो उनकी जन्म शताब्दी के बहाने हम भारतीय सिनेमा में जो उनका योगदान है, विश्व सिनेमा को उन्होंने जो धरोहर दी है, प्यासा, कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम के जरिए, उसको हम बार बार याद करते हैं। बहरहाल आज की बातचीत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद दर्शकों का भी जिन्होंने इसको बहुत सब्र के साथ देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।